3, 2, 1. नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार का जी लेसन्स है, इसको लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने लेक्चर की। लेकिन ये लेक्चर में जो मुख्य है वो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। उसी के बारे में हमें गौर से देखना है, बाकी सबको हमको रीड करते चलना है। हमने इसमें कुछ एनसीईआरटी की बुक्स को ही स्कैन किया है, उसी को ला रहे हैं, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या है, ज़्यादातर जो है उसको हमको सिर्फ पढ़ना है और उसको थोड़ा बहुत उसमें जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट उनको याद रखना है। इसके अलावा हमको उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमको देखना है डीएनए की जो पूरी उसकी जानकारी है, उसके बारे में क्या है डीएनए, किससे बना होता है, कितना न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उसमें, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हमें जानकारी करनी है सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में देखना है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक लंबा बहुलक होता है। कैसा होता है? एक लंबा बहुलक ये होता है। तो डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से होता है पर निर्भर ही करता है। यह किसी भी जीव की विशेषता है, मतलब कोई भी जीव हो उसकी यह विशेषता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए एक जीवाणु भोजी जो होता है फाई 174 जीवाणु भोजी हैगा एक, ठीक है। इसमें फाई जो 174 जीवाणु भोजी है इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें मिले हैं, ठीक है। तो जीवाणु भोजी यानी लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म और इस्चेरिया कोलाई में 6010 पावर 6 क्षार युग्म मनुष्य में जो आगुल डीएनए है वो 3.310 पावर 9 क्षार युग्म है। दशमलव के बाद जो भी होती है उनको क्या करते हैं, एक एक कर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पावर कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं। अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे हम। क्या करेंगे आगे? हम इस लंबे जो बहुलक होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, इसकी संरचना की हम क्या करेंगे, आगे वर्णन करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये देखिए अब आ जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की संरचना। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है वो हमको देखना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न न्यूक्लियोटाइड या 3 घटक होती हैं न्यूक्लियर, उनसे मिलकर बनी होती हैं। ये डीएनए 3 जो चीजें हैं उनसे मिलकर बना होता है। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में आ चुका है कि नाइट्रोजनी क्षार, पेंटो शर्करा और रेबोज या डीएनए डीऑक्सीओज, इनसे मिलकर क्या होती है, ये बनी होती हैं, ठीक है। तो आपको इतनी लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। इनसे मिलकर जो होती है डीएनए की जो संरचना होती है वो बनी होती है, ठीक है। और जो फास्फेट ग्रुप भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना करना है अपन को, ठीक है। इतना फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षार, ये अब नाइट्रोजनी क्षार है वे कितने प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार के होती हैं, प्यूरिन्स होती हैं और पिरामिडीन होती हैं, ठीक है।
क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। अब सबसे पहले देखिए किस किस से मिलकर बना होता है डीएनए, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है, जैसे रिबोस कहते हैं या फिर डिऑक्सी रिबोस कहते हैं। पेंटोस शर्करा दो प्रकार की होती हैं, रिबोस या फिर डिऑक्सी रिबोस, ठीक है। अब और एक और होता है इसमें फास्फेट ग्रुप, इनसे भी मिलकर, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है डीएनए, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर जो है डीएनए बना होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार जो है वो दो प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन। अब प्यूरिन में कौन कौन से होती है, प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन, इसको आप याद रखें। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। ये क्या होते हैं, प्यूरिन होती हैं, दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन गुआनिन। क्या होते हैं, ये प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन गुआनिन, याद रखिए, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन क्या होते हैं, ये प्यूरिन्स होते हैं। एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, यानी ए और जी। ए और जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए जी, ये होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। आप देखना हमको पिरामिडिन्स क्या होते हैं। पिरामिडिन्स में पहला आता है साइटोसिन, दूसरा आता है यूरेसिल और तीसरा आता है थाइमिन। अब ये यूरेसिल और थाइमिन की एक अलग कहानी है कि दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक इनमें से होता है आरएनए में, एक इनमें से होता है डीएनए में। तो इनमें डीएनए में जो होता है, डीएनए में जो होता है वो थाइमिन होता है, आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल होता है, ठीक है। ये आप इसको याद रख लीजिए। और इसी प्रकार से जो आप अपने जो होते हैं पेंटोस शर्करा, इसका भी यही होता है, ये भी डीएनए में अलग होता है और आरएनए में अलग होता है। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में होता है वो सिर्फ राइबोज होता है। आरएनए में सिर्फ राइबोज होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। आप इसको भी याद रखें। यानी नाइट्रोजन क्षारक भी जो है अलग अलग होते हैं और पेंटोस शर्करा भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते चलें, मतलब डीएनए में अलग होती हैं और आरएनए में अलग होती हैं। अब देखिए डीएनए में क्या होती हैं, राइबोज होती हैं सिर्फ, लेकिन सॉरी आरएनए में क्या होती हैं, राइबोज होती हैं और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती हैं। इसी प्रकार से ये पिरामिडिन होता है वो आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में होता है थाइमिन। पिरामिडिन जो होता है वो डीएनए आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में होता है थाइमिन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों से मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है, ठीक है। तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध, जो ग्लाइकोसिडिक, जो नाइट्रोजन के जो क्षारक होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड बनाती है, किससे, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बनकर। अब इसको बंध को याद रखना है, कौन सा बंध है, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर ये क्या बनाते हैं, पेंटोस शर्करा बनाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड की संरचना बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर बनाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो किस बंध से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं, आप इसको याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है जैसे एडिनोसिन, डीऑक्सी या एडिनोसिन या फिर गुआनोनिन या फिर डीऑक्सी गुआनोलिन, साइडिडीन या डीऑक्सी साइडिडीन, ठीक है। ये क्या होती हैं, डीऑक्सी होगा तो वो किस में होगा, डीएनए में होगा, और साइडिनिन होगा वो किस में होगा, आरएनए में होगा। इस प्रकार डीग्वालिनिन होगा वो किस में होगा, ये डीएनए में होगा, ये होगा सिर्फ आरएनए में। तो डी लगा होगा जिसमें वो किस में होगा, डीएनए में होगा, और जो सीधा सिंपल लिखा होगा वो किस में होगा, आरएनए में होगा, ठीक है भाई। यूरिडीन हो गया, डीऑक्सी थाइमिडीन हो गया, ठीक है। ये हाँ, इस पे याद रख लीजिए। डीऑक्सी क्या होता है, ये आरएनए में तो यूरिडीन होता है, लेकिन ये डीएनए में क्या होता है, थाइमिडीन होता है ना। अब आता है जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को, जो फिफ्थ एंड सिरा होता है, कौन सा सिरा होता है, फिफ्थ एंड सिरा होता है, ऐसे हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है जाकर, किस समूह से जुड़ जाता है जाकर, हाइड्रोक्सिल समूह से जाकर क्या होता है, ये जुड़ जाता है, ठीक है। तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड उपस्थित शर्कराओं के प्रकार पर निर्भर करते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है। अब आता है न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो थर्ड एंड सिरे से फिफ्थ एंड सिरे में फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। फास्फोएस्टर बंध, कौन से बंध, फास्फोएस्टर बंध।
फिफ्थ एंड थर्ड एंड सिरे जुड़कर फिफ्थ एंड सिरे की ओर जाते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। ये इसको आपको याद रखना है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो जुड़ते जाते हैं और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इसको बोलते हैं। तो इस तरह निर्मित बहुलकों में राइबोज के थर्ड जो फिफ्थ एंड किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है। जो स्वतंत्र फास्फेट समूह होता है वो कहाँ मिलता है, फिफ्थ एंड सिरे पर मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का किनारा जो फिफ्थ एंड किनारा होता है उसे वो फिफ्थ एंड किनारा कहते हैं। और ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर जो थर्ड एंड किनारा मिलता है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, जो थर्ड एंड किनारा है उसमें होता है हाइड्रोक्सिल समूह, और फिफ्थ एंड जो किनारा है उस पर होता है स्वतंत्र फास्फेट यानी राइबोज मिलता है। वहां पर स्वतंत्र राइबोज मिलता है फिफ्थ एंड सिरे पर, और थर्ड एंड सिरे पर क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल मिलता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह होगा जो थर्ड एंड सिरे पर मिलता है, और राइबोज समूह जो हैगा वो कहां पर मिलता है, फिफ्थ एंड सिरे पर मिलता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है वो इस टाइप की होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उसमें क्या होता है, श्रृंखला का थर्ड एंड किनारा, इसको क्या कहते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है उसका किनारा क्या कहलाता है, थर्ड एंड किनारा कहलाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार पर निर्माण शर्कराओं व फास्फेट से होता है। किससे होता है, जो श्रृंखला का निर्माण होता है वो किससे होता है, फास्फेट समूह से होता है। ठीक है, किससे होता है, वो फास्फेट से होता है। और नाइट्रोजन चार शर्करा अंश से जुड़कर जो आधार से प्रक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या बनती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। वो कैसी बनती है, इस टाइप की बनती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हो गया एक फिफ्थ एंड सिरे पर क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप। हमने बोला था फिफ्थ एंड सिरे पर कौन सा ग्रुप होता है, फास्फेट। अब थर्ड एंड जो होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल, P होता है फास्फेट। एक क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। थर्ड एंड सिरे पर हमने बताया था ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और फिफ्थ एंड सिरे पर जो क्या होता है वो होता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। और अब तो ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो इसमें ये याद रखना है कि जो फास्फेट जो समूह होता है वो किस सिरे पर जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है फिफ्थ एंड सिरे पर, फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। और थर्ड एंड सिरा होता है वहां क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वहां पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हैगा, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये किसकी संरचना है, ये संरचना है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। अगर इसमें जो आरएनए का होता तो इस थाइमीन की जगह पर यहाँ यूरेसिल होता। क्या होता है, यूरेसिल होता। ठीक है, आप इसको याद रखें। ये तो बैलेंस ही पूरी की गई है और कुछ में नहीं है, इसमें बैलेंस ही पूरी की गई है। पेंटो शर्करा, हाँ ये क्या है, तो ये है इसमें पेंटो शर्करा। क्या है ये, पेंटो शर्करा। कैसे कहेंगे पेंटो शर्करा है भाई, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जो है कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, सॉरी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मतलब ये क्या है, ये पेंटो शर्करा है। क्या है, पेंटो शर्करा। ठीक है, ये बीच बीच में सब क्या है, फास्फेट ग्रुप है। ये जो फिफ्थ एंड सिरा की ओर जो भी होगा उसमें क्या जुड़ा होगा, फास्फेट जुड़ा होगा। अब थर्ड एंड सिरा की ओर जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल समूह। ये हम जानते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को एक बार बना के देखें, 2 बार बना के देखें, जब तक ना तब तक बना के देखें। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। तो अब क्या आएगा इसमें अब हम धीरे धीरे बढ़ते चल रहे हैं अपने द्विकुंडलित डीएनए का जो संरचना होता है उसकी ओर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइबोज में सेकंड एंड है की जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है, जिसे आरएनए की थाइमीन यानी फिफ्थ एंड में मिथिल यूरेसिल थाइमीन का दूसरा रासायनिक नाम है। अब ये इसको भी याद रखना है, थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, मिथिल यूरेसिल है। थाइमीन का दूसरा नाम मिथिल यूरेसिल। किसका नाम है ये, थाइमीन का दूसरा नाम है मिथिल यूरेसिल। थाइमीन का दूसरा नाम कौन सा है, थाइमीन का दूसरा नाम है मिथिल यूरेसिल। ठीक है, इसको याद रखें, थाइमीन का दूसरा नाम है ये।
की जगह पर यूरेसिल भी मिलता है कहीं कहीं लिखा। लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है 2015 में नीट में कि थायमीन का दूसरा नाम क्या है, तो थायमीन का दूसरा नाम है फिफ्थ एंड मिथिल यूरेसिल। ठीक है, इसको आप याद रखें। अब आ जाता है फ्रेडरिच मैक्सचर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की थी वो देख लीजिए आप। सबसे पहले डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिच मैक्सचर ने 1869 में। फ्रेडरिच जो मैक्सचर थे उन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज की थी, वो भी 1869 में। ठीक है, हाँ, फ्रांसिस क्रिक और बार्सन ने सिर्फ द्विकुंडली डीएनए की खोज की थी। ठीक है, लेकिन डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिच मैक्सचर ने की थी। ठीक है, उनके नाम पर इसे न्यूक्लियन दिया गया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक की तकनीक कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। क्या था, इसके बारे में जो है स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जो फ्रेडरिच मैक्सचर ने डीएनए की खोज की थी वो एक स्पष्ट जानकारी डीएनए नहीं देता था। ठीक है, अब आता मैर्सिस विल्किंस रोजलैंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे, जो इन्होंने क्या दिए थे, एक्सरे दिए थे। निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित नमूना प्रस्तुत किया। किसके, इनके सहयोग से ही फ्रांसिस व क्रिक ने इसका निर्माण कर पाया था। किसके, मैरिस विल्किंस व रोजलैंड फ्रैंकलिन ने इसमें क्या किए थे, एक्सरे किए थे। उन एक्सरों के आंकड़े के आधार पर ही जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित नमूने को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला यानी चैन थी। उपर्युक्त प्रस्ताव द्विकुंडलित डीएनए में इरविन चारगाफ थे। इन्होंने क्या दिया था, चारगाफ का एक नियम दिया था। ठीक है, के परिणाम के आधार पर भी था, जिसमें इसमें बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित एक दूसरे के बराबर होता है। ये क्या था, ये था चारगाफ का नियम। आप इसको याद रख लीजिए, चारगाफ का नियम कहाँ से था, यहां तक का ये नियम था। वो क्या था, चारगाफ का नियम था। ठीक है, किसका नियम था, चारगाफ का नियम था। चारगाफ ने क्या कहा था कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन, मतलब एडेनिन के बराबर थाइमिन होगा और ग्वानिन के बराबर साइटोसिन होगा। इनका एक निश्चित क्या होता था, एक अनुपात होता था। उसके बारे में मैंने बताता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डीएनए की संरचना के बारे में कुछ। तो क्षार युग्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता होती है कि ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से पूरक मिलती हैं। इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के बारे के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि डीएनए इसके पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक में संश्लेषित हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। टेम्पलेट का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, टेम्पलेट का कार्य करते हैं। अब टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या द्विकुंडलित डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं क्या थी। इन पॉइंटों को अब लिखते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहला जो पॉइंट था वो था यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता था। यानी इसमें कितनी, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो थी श्रृंखलाएं थी, इस प्रकार का था डीएनए। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला थी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये थी। इस प्रकार का क्या था, डीएनए था। आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी। अब आ जाते हैं जिसका आधार शर्करा फास्फेट का था। अब इसका जो आधार था, इसका जो बेस था वो किसका था, शर्करा फास्फेट का था। इसका जो बेस था यानी आधार था वो किसका था, शर्करा फास्फेट का इसका आधार था। बात क्षार भीतर की ओर भी प्रक्षेपित थे, मतलब इसमें भीतर की ओर भी जो थे क्या थे, क्षार थे।
ठीक है, तो दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवता रखती थी। दोनों श्रृंखलाएं जो थी प्रति समांतर मतलब एक दूसरे के कैसी थी, समांतर थी। इसका मतलब है एक श्रृंखला को ध्रुवता फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर थी, तो दूसरी की जो थी थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की ओर थी। मतलब एक दूसरे के पूरक थी, वो कैसी थी, एक दूसरे के पूरक थी। यानी फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर पहली थी, तो दूसरी थी थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की ओर। ठीक है, इस प्रकार से थी। अब दोनों रज्जकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होती थी। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि दोनों रज्जुक जो होते हैं उनके बीच के जो आपस में क्षार होती हैं वो किस बंध द्वारा युग्मित होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होते हैं। किस बंध द्वारा होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होते हैं होकर वो क्षार बनाती हैं एडेनिन व थाइमीन। एडेनिन व थाइमीन जो कि विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में दो ये होता है इनका स्ट्रक्चर। देखिए अब क्या देखना है हमें इसमें देखना है ये डीएनए व आरएनए के स्ट्रक्चर होता है। ये फास्फेट समूह फिफ्थ एंड सिरे पर हमने कहा था होता है, तो ये होता है। थर्ड एंड सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, तो होता है। अब इनमें यहां लगा लीजिए एक पेंटोज शर्करा, एक पेंटोज शर्करा, एक पेंटोज शर्करा, एक पेंटोज शर्करा। पेंटोज के बीच में एक फास्फोरस समूह भरते चलेंगे। अब इनमें जो थाइमीन होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा। थाइमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा। क्या करना है, पहला एक बार लिखना है एडेनिन थाइमीन, फिर एक बार लिखना है थाइमीन एडेनिन। मतलब एक बार एडेनिन थाइमीन, फिर इसका विपरीत करना है, यानी थाइमीन एडेनिन। ठीक है, ये करना है। अब इसमें क्या आएगा, फिर ग्वानिन पे आ जाती है, तो ग्वानिन साइटोसिन, तो साइटोसिन ग्वानिन उल्टा करते चलना। पहले लिखना है ग्वानिन साइटोसिन, फिर लिखना है साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है, अब ये साइटोसिन व ग्वानिन होती है थर्ड एंड, यानी 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होती हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होती हैं। और ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर ये था, तो इसमें उल्टा कर कर लिखना है, यानी थर्ड एंड सिरा से फिफ्थ एंड सिरा की ओर इसे ले जाना है। ठीक है, बस इतना सा करना है। इसका स्ट्रक्चर बन जाता है द्विकुंडल डीएनए का। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बनाने का तरीका हमने बता दिया है। पहले जो एक पहली श्रृंखला होती है उसे फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर लिखिए। फिर जो दूसरी श्रृंखला आप याद तो वहां पहले से कर चुके होंगे, क्योंकि हमने पहले बता दी, इसको याद करना था। अब दूसरी श्रृंखला जो है वो थर्ड एंड से फिफ्थ एंड को लिखिए। और एडेनिन व थाइमीन के बीच होगा डबल बॉन्ड, और ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य होगा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये होती है डीएनए की संरचना। तो इसमें जो हैगा क्या होती है, ये होती है डीएनए की संरचना। ये क्या होती है, डीएनए के द्विकुंडलन होते हैं। ये डीएनए के द्विकुंडलन होते हैं, एक कुंडलन ये होता है, एक कुंडलन ये होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इसके डीएनए के कुंडलन होते हैं। बीच में जो है ये होती है फास्फेट समूह, यानी ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे। तो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में, प्यूरिन के विपरीत पिरामिड विपरीत दिशा में जो पिरामिडीन होता है, तो इसके कुंडली में 2 रज्जकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। दोनों रज्जकों के बीच की जो दूरी होती है वो कैसी बनी होती है, समान बनी होती है। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। कुंडल कैसी होती है, दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, वो दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। इसको भी याद रखना है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आता कुंडलों का जो पिच होता है, उनके बीच की जो कुंडल होते हैं, ये कुंडल इनकी जो बीच की लंबाई होती है, ये वाली ये कितनी होती है, ये लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। किस में होती है, नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ में नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब आता है दोनों श्रृंखला दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। इनकी जो पिचों की बीच की होती है वो 1 नैनोमीटर बराबर 10 करोड़ मीटर। ठीक है, अब आ जाता है और 10 नैनोमीटर के बराबर होती है। वह प्रत्येक जो घुमाव में लगभग 10 बार युग्मक मिलते हैं। तो परिणाम स्वरूप एक कुंडली में 1 बार युग्मन। ठीक है, इतना नहीं लिखना है हमें, इतना यहां से इसमें लिखना है, 1 4 युग्म इतना होता है, और इसमें 1 नैनोमीटर तक होती है, इतना लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है 1 बार युग्मन के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है एक कुंडलन के। ठीक है, लगभग।
अब इसमें जो दूसरा आ जाता है वो ये आ जाता है कि कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के दूसरे के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंद कुंडली संरचनाओं को स्थगित प्रदान करते हैं। ठीक है, स्थापित क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब हमको इसमें जो देखना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है, ये नीट में भी बन चुका है बहुत बार। ये वाला इतना सा स्ट्रक्चर आता है, इसमें पूछ लिया जाता है ये ऐसा कैसा आता है और उसमें एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे पहले होता है डीएनए, फिर यहाँ प्रतिकृतिकरण हुआ, फिर अनुलेखन हुआ, फिर रूपांतरण हुआ और क्या बना इसमें, प्रोटीन बना। तो इसमें ये लिखा जाता है यहाँ पर, और प्रस्तावित किया था, इसे प्रस्तावित किया था तो लिखा जाता है फ्रांसिस क्रिक ने, जो क्रिक थे उन्होंने इस नियम को दिया था। ठीक है, किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक डीएनए के आरएनए इस प्रोटीन की तरह रहता है। तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये किसने कहा था, ये कहा था फ्रांसिस क्रिक ने। तो कुछ विषाणुओं की उपरोक्त विपरीत दिशाओं में आरएनए से डीएनए की तरफ भी होती हैं। क्या तुम इस प्रक्रम के बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो आज का हमारा लेक्चर्स था वो समाप्त हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ से आप पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं, आप उनको ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ से उसको ले सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमें फॉलो करें, जहाँ पर हम हमारे सारे जो हैं लेक्चर्स की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।